हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग क्लास 11th की जो बिजनेस स्टडीज वाली बुक है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक मैं आपको चैप्टर 7 तक डिस्कस कर चुकी हूं और आज हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे। ठीक है, कई चैप्टर्स तो मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की है, तो आप बाकी के 7 चैप्टर्स देख लीजिएगा, फिर 8 चैप्टर देखने आइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे टीजीटी कॉमर्स हो या पीजीटी कॉमर्स हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और अगर आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 8, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, तो बिजनेस का मतलब आपको क्लियर ही है कि जो हम अपनी लिविंग के लिए या इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, बिजनेस कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, तो बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो जैसा कि आपको पता ही है कि कोई भी बिजनेस अगर हमको करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। तो वही पैसा जो फाइनेंस हम इकट्ठे करते हैं वही क्या कहलाता है, बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। यानी हमें हमारे दिमाग में कोई भी आइडिया आया है कि हमें इस टाइप का बिजनेस करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो होती है कैपिटल। उसी कैपिटल को हम फाइनेंस कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इस चैप्टर में कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, किन किन माध्यमों से हम अपने बिजनेस में फाइनेंस लगाते हैं या पैसे इकट्ठे करते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे कह रहा है नेचर, मीनिंग, नेचर एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, यानी बिजनेस फाइनेंस का क्या मतलब होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो द टर्म फाइनेंस मीन्स मनी ऑफ फंड। ठीक है, तो फाइनेंस का मतलब क्या होता है, पैसों से मतलब होता है, फंड से मतलब होता है। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स बाय बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज, यानी कि हमें अपने बिजनेस की बहुत सारी एक्टिविटीज या गतिविधियां जो करनी है उनके लिए जो फंड्स की हम रिक्वायरमेंट है उसी को क्या कहते हैं, बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, फाइनेंस इज नीडेड एट एवरी स्टेज इन अ लाइफ ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के हर स्टेज में हमें फाइनेंस की जरूरत होती है। सीधी सी बात है, बिना पैसों के हम बिजनेस में कुछ भी नहीं कर सकते, ना नया सामान मंगा सकते हैं, ठीक है, ना अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं, बिजनेस को डेवलप नहीं कर सकते। तो हर एक स्टेज पे, चाहे वो मिडिल लेवल हो या स्मॉल लेवल हो या लार्ज लेवल हो, हर स्टेप पे हमें बिजनेस में फाइनेंस की जरूरत पड़ती ही है। इसीलिए हम फाइनेंस को क्या बोलते हैं, लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। तो जैसे एक इंसान के लिए खून की जरूरत होती है, ब्लड उसके लिए बहुत जरूरी है एक इंसान के जीवित रहने के लिए, उसी तरीके से एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती ही है। इसीलिए बोला जाता है कि फाइनेंस इज कार्ड द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस का जो लाइफ ब्लड होता है वो होता है आपका फाइनेंस। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इस लाइन को आप याद रखिएगा। ए बिजनेस कैन नॉट फंक्शन अनलेस एडुकेट फंड्स आर मेड अवेलेबल टू इट। अगर बिजनेस में फाइनेंस नहीं होगा तो बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि नीड्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस की जरूरत हमें क्यों पड़ी? तो हमने अभी पढ़ा कि बिना पैसों के हम अपने बिजनेस को चला ही नहीं सकते। हमें बिजनेस में हर एक स्टेज पे जो है पैसों की जरूरत पड़ती ही है। तो उसी की हम बात करने वाले हैं कि नीड क्यों पड़ती है बिजनेस फाइनेंस की। तो पहली नीड की अगर हम बात करें तो पहला है हमारा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ एसेट्स में कि करंट एसेट्स होती हैं और फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। तो यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल का मतलब फिक्स्ड एसेट्स से ही है कि हम अपने बिजनेस में जब हमें फिक्स्ड एसेट्स खरीदनी होती हैं, ऐसी एसेट्स जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती हैं, लंबे समय तक फायदा देती हैं, ठीक है, जिन्हें हम लॉन्ग टर्म यूज करने के पर्पज से खरीदते हैं बिजनेस में, वही क्या कहलाती हैं, फिक्स्ड एसेट्स कहलाती हैं। तो हमारी जो मशीनरी हो गई, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, तो इन सारी चीजों को खरीदने के लिए जिन पैसों की हमें जरूरत पड़ती है वही हमारी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब फिक्स्ड कैपिटल तो हम लॉन्ग टर्म में पैसा लगाते हैं, उसमें डेली वाइज हम नहीं लगाते, ठीक है, लंबे समय के लिए लगाते हैं। अब वर्किंग कैपिटल क्या है, ये हमारी डेली के ऑपरेशंस में लगने वाले पैसों की बात कर रहा है। यानी हमें अपने बिजनेस में जो मजदूर लगे हुए हैं उनको वेजेस देना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देना है, रेंट देना है, टैक्स देना है। तो इन सब चीजों के लिए जो हम पैसे खर्च करते हैं, ये अपने बिजनेस के डेली के ऑपरेशंस को रन करने के लिए जो पैसे हम खर्च करते हैं वही क्या कहलाते हैं, वर्किंग कैपिटल कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आपको इन दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन से मतलब ये है कि हम अपने बिजनेस में कई तरह की चीजें करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही प्रोडक्ट को लेकर के उसी का बिजनेस करेंगे, हम बहुत सी चीजें करते हैं, अलग अलग जगह अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, वही क्या कहलाता है, डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। तो अगर हमें एक शहर से दूसरे शहर में अपना बिजनेस करना है तो उसके लिए भी हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी।
भाई वहां पे हमें अपना एक ऑफिस बनाना होगा, कुछ स्टाफ रखना होगा जो वहां पे हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग और परचेजिंग देख सके। तो ये सब आपका डाइवर्सिफिकेशन में आ जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो अगर हमें अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, पुरानी मशीनें हटा करके नई मशीनें लाना है, तो उसके लिए भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए भी हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यानी बिजनेस बिना पैसों के हो ही नहीं सकता। हमें हर एक स्टेज में, हर एक स्टेप पे जो है बिजनेस में पैसों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं नीड्स हमारी बिजनेस फाइनेंस की। चलिए अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स क्लासिफिकेशन, यानी कि वो कौन कौन सी सोर्सेज हैं हमारे बिजनेस में जिनसे हम अपने बिजनेस में फाइनेंस इकट्ठे करते हैं, पैसे को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3 बेसिस पे होता है। एक है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, यानी पीरियड के बेसिस पे हम सोर्सेज इकट्ठे करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें कौन सी सोर्सेज चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए कौन सी चाहिए, मीडियम टर्म के लिए कौन सी चाहिए। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं पीरियड के बेसिस पे। दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप के बेसिस पे हमें चाहिए कि ओनर्स फंड क्या है, बोरोड फंड क्या है। सीधी सी बात है, हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम 2 तरह से पैसे ले सकते हैं। एक, या तो हमारे पास जो पैसे हैं हम उसको इस्तेमाल करें, या फिर हम बैंक से लोन ले लें या अपने दोस्तों से ले लें। तो जब हम अपने खुद के पैसे को बिजनेस में लगाते हैं तो वही क्या कहलाती है, ओनर्स फंड कहलाती है। और जब हम कहीं से बोरो करते हैं फंड, या फिर बैंक से ले रहे हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं, या किसी फ्रेंड से ले रहे हैं, तो वही क्या कहलाएगी, बोरोड फंड कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन। अब हम जनरेशन से बात कर रहे हैं कि जनरेशन के बेसिस पे हम कहाँ कहाँ से लेते हैं। तो एक हमारी इंटरनल सोर्सेज होती है और एक हमारी एक्सटर्नल सोर्सेज होती हैं। ठीक है, इंटरनल सोर्सेज मतलब कि हम अपने अंदर, हमारे पास जो पैसे रखे हुए हैं उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इंटरनल सोर्सेज में आ जाएंगी। और जब हम कहीं बाहर से पैसे लेकर के इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारी एक्सटर्नल सोर्सेज में आ जाएंगी। तो ओवरऑल हमारी इतनी सोर्सेज होती हैं जो कि हमको और ज्यादा डीप में आगे चल के आगे वीडियोस में पढ़ना है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फंड्स में कि कौन कौन सी सोर्सेज होती हैं। तो सबसे पहले हम पीरियड्स के बेसिस पे पढ़ेंगे, फिर हम ओनरशिप के बेसिस पे पढ़ेंगे, फिर हम उनके जनरेशन के बेसिस पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा दे रही हूँ। एक पीरियड के बेसिस पे होता है 3 तरह का, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। ठीक है, दूसरा ओनरशिप के बेसिस पे होता है तो ओनर्स फंड और बोरोड फंड। तीसरा हमारा जनरेशन के बेसिस पे होता है तो इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। तो टोटल इतनी सोर्सेज ऑफ फंड्स होती हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा टॉपिक जो सोर्स ऑफ फाइनेंस की हम बात करेंगे कि हमारी एक एक जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होती हैं उनका क्या मतलब होता है, उनकी क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स होती हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स, तो ये एक तरह की ऐसी अर्निंग्स होती है कि हम अपने बिजनेस में जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तो हम डिविडेंड दे देते हैं। ठीक है, कुछ हिस्सा हम अलग से संभाल के रखते हैं फ्यूचर में उसको अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए। वही क्या कहलाती है, रिटेन अर्निंग्स कहलाती है। चलिए इसकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं। अ पोर्शन ऑफ कंपनीज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, यानी कि प्रॉफिट का ऐसा पोर्शन जो हम टैक्स और डिविडेंड देने के बाद बचा के रख रहे हैं, विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बट आर रिटेन फॉर यूज इन द फ्यूचर। उसको हम कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं और अपने फ्यूचर में बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए उसको दोबारा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, री इन्वेस्ट पर्पज। उसी को हम क्या कहते हैं, रिटेन अर्निंग्स कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के वो पैसा जो प्रॉफिट से हम अलग बचा करके रख ले रहे हैं डिविडेंड और वो देने के बाद टैक्स, वही क्या कहलाता है, रिटेन अर्निंग्स कहलाता है। और ये एक तरह का सोर्स ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग होता है कि खुद की फाइनेंसिंग करना, इसको हम सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, रिटेन अर्निंग्स को। ठीक है, चलिए इसकी मेरिट्स देख लेते हैं। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कॉन्टिन्यूअस सोर्स है ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड्स का, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स हम अपने प्रॉफिट्स में से ही बचा के रख रहे हैं। देयर इज नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और फ्लोटेशन कॉस्ट। इसमें कोई किसी तरह का इंटरेस्ट या डिविडेंड या फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगती, क्योंकि एक तरह की सेल्फ फाइनेंसिंग है, हम खुद के पैसे को संभाल के अलग से रख रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक गुल्लक। नेक्स्ट है हमारा बिकॉज फंड्स आर जनरेटेड इंटरनली देयर इज मोर ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि हम अपने पैसों को खुद से जनरेट करके रख रहे हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा फ्रीडम वाली बात हो जाती है, क्योंकि हमारे पैसे, हमारा जब मन करेगा हम उसको इस्तेमाल करेंगे, उसमें किसी तरह की मतलब प्राइवेसी एकदम रहती है। हम अपने ऑपरेशंस में उसको जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो एक तरीके से फ्लेक्सिबल होते हैं और फ्रीडम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट इम्प्रूव्स द कंपनीज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। तो हमें भविष्य में कोई अनएक्सपेक्टेड लॉसेस आ जाते हैं
तो उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हमारे पास रिटेन अर्निंग रखी हुई है, हम पहले से कुछ पैसे संभाल के रखे हुए हैं तो। ठीक है, अब चलिए इसके एक मेरिट्स है तो कुछ डिमेरिट्स भी है, वो भी देख लेते हैं। इट इज एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड्स एज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस आर फ्लक्चुएटिंग। ये एक अनसर्टेन सोर्स है क्योंकि फिक्स नहीं है, जितना प्रॉफिट होगा उसी में से तो हम निकाल के रखेंगे। अगर प्रॉफिट होगा ही नहीं या डिविडेंड देने के बाद पैसा बचा ही नहीं तो हम कैसे उसको रिटेन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड है। नेक्स्ट है हमारा द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस फंड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी फर्म्स। तो इससे कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएट हम नहीं कर सकते क्योंकि हम अपनी फंड्स को संभाल के रख रहे हैं। ठीक है, तो इसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा एक्सेसिव प्लगिंग बैक में कॉज डिससेटिस्फैक्शन अमंग्स द शेयर होल्डर। तो ये कभी कभी शेयर होल्डर से डिससेटिस्फाई हो जाते हैं कि हम लोगों को कम डिविडेंड दिया और अपना ज्यादा संभाल के रख लिया। ठीक है, तो ये कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेड क्रेडिट। टर्म है वो है ट्रेड क्रेडिट। तो ट्रेड से तो आपका मतलब क्लियर ही होगा कि ट्रेडिंग करना, गुड्स का परचेज और सोल्ड करना ही क्या कहलाता है, ट्रेड कहलाता है। ठीक है, और क्रेडिट का मतलब आप जानते ही हैं कि क्रेडिट यानी कि उधार की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम ट्रेड क्रेडिट की बात कर रहे हैं, यानी कि ट्रेड क्रेडिट आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें परचेजर को एक क्रेडिट रहता है परचेजर का कि उसको बिना पेमेंट के भी सामान मिल जाता है सेलर के थ्रू। ठीक है, वही इसमें भी लिखा हुआ है कि ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इमीडिएट पेमेंट। बिना पेमेंट दिए ही उसको गुड्स या सर्विसेज मिल जाती है अपनी क्रेडिट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसको एक क्रेडिट उसने अपनी मार्केट में बना रखी है। ठीक है, ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट्स द परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट। तो ट्रेड क्रेडिट एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिससे आप सप्लाई कर सकते हैं आइटम्स को विदाउट इमीडिएट पेमेंट के। ठीक है, चलिए अब इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स में ट्रेड क्रेडिट इज अ कन्वीनियंट एंड कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ फंड। तो ये बहुत आसान होता है क्योंकि क्रेडिट के ही तौर पे आपको सामान मिल जाता है, आपको पैसे तुरंत पेमेंट नहीं करने होते। ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ फंड्स होता है। ट्रेड क्रेडिट में बी रीडली अवेलेबल इन केस द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द कस्टमर इज नोन टू द सेलर। तो सेलर के पास जो है एक क्रेडिट रहती है कस्टमर की, एक गुडविल बनी होती है, पहचान रहती है उसकी कि उसी के बेस पे वो उसको बिना पेमेंट के भी सामान दे देता है। ठीक है, ट्रेड क्रेडिट नीड्स टू प्रमोट द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड क्रेडिट से हम जो है ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि उसमें बिना पेमेंट के भी हम सेल कर ले रहे हैं। ठीक है, अब चलिए इसकी कुछ डीमेरिट्स देखते हैं। ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी जनरेटेड थ्रू ट्रेड क्रेडिट। तो हम ट्रेड क्रेडिट से केवल लिमिटेड फंड जो है जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है आपको कोई आपकी क्रेडिट पे कितना पैसा या कितना गुड्स या सर्विसेज बिना पेमेंट के दे देगा। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं दे सकता कोई भी, कितनी भी अच्छी आपकी मार्केट में क्रेडिट हो, लेकिन आपको एक लिमिट में ही आदमी दे सकता है उधार कोई सामान। ठीक है, इट इज जनरली अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड्स एज कंपेयर टू मोस्ट अदर सोर्सेज ऑफ राइजिंग मनी। तो ये थोड़ा कॉस्टली भी पड़ जाता है क्योंकि आप इमीडिएट पेमेंट नहीं करते हैं, तो बंदा अपने हिसाब से आपसे चार्ज करता है बाद में जब उसको आप पेमेंट करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा फैक्टरिंग। अब फैक्टरिंग क्या होता है, तो यहाँ पे कंपनी है और इधर फैक्टर है। ठीक है, तो कैश ट्रांसफर किया जा रहा है फैक्टर से कंपनी को और अकाउंट रिसीव हो रहा है। ठीक है, देखते हैं हम इसकी डिफिनीशन समझते हैं। फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस। ये एक फाइनेंशियल सर्विस होती है। अंडर द फैक्टर रेंडर्स वेरियस सर्विसेज विच इंक्लूड, इसमें बहुत से सर्विसेज आ जाती हैं जैसे कि बिल्स ऑफ डिस्काउंट आ जाता है विथ और विदाउट रिकोर्स एंड कलेक्शन ऑफ क्लाइंट्स डेप्थ का जो है कलेक्शन करना हो जाता है इसी में। Under this, the receivables on account of sale of goods or services are sold to the factor at a certain discount. तो कुछ डिस्काउंट दे करके जो है फैक्टर को सोल्ड किया जाता है गुड्स और सर्विसेज। There are two methods of factoring. तो फैक्टरिंग के दो मेथड्स होते हैं, एक रिकोर्स होता है और एक नॉन रिकोर्स होता है। ठीक है, अंडर रिकोर्स फैक्टरिंग द क्लाइंट इज नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ बैड डेब्ट। तो जो रिकोर्स फैक्टरिंग होती है उसमें क्लाइंट को जो है प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है बैड डेब्ट के अगेंस्ट। अगर बैड डेब्ट होता है तो उसको खुद ही झेलना पड़ता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द फैक्टर अज्यूम्स द एंटायर क्रेडिट रिस्क अंडर द नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। और अगर हम नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग की बात करें तो उसमें सारा रिस्क फैक्टर का होता है। ठीक है, वो सब कुछ बियर करता है जितना भी बैड डेब्ट या रिस्क होता है। चलिए मेरिट्स देख लेते हैं इसकी। ऑब्टेनिंग फंड्स थ्रू फैक्टरिंग इज चीपर देन फाइनेंसिंग थ्रू अदर मीन्स सच एज बैंक क्रेडिट। ठीक है, तो इससे जो है फंड ऑब्टेन करना जो है वो चीपर होता है, उतना कॉस्टली नहीं होता है जैसे जितना बैंक से क्रेडिट लेने पे होता है। ठीक है,
Factoring as a source of fund is a flexible and ensures a definite pattern of cash inflows from credit sales. तो ये एक सोर्स ऑफ फंड होता है जो कि एक फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फंड होता है और ये जो है एक कैश इनफ्लोस करता है क्रेडिट सेल्स पे, ठीक है। इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म, ये फर्म एसेट्स की फर्म पे कोई चार्ज नहीं क्रिएट करता, ठीक है। चलिए अब इसकी कुछ डीमेरिट्स देख लेते हैं, क्योंकि मेरिट्स है तो डीमेरिट्स भी होंगी। The advance finance provided by the factor firm is generally available at a higher interest rate. तो जब भी हम एडवांस फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं फैक्टर फर्म के थ्रू तो हाइयर इंटरेस्ट कॉस्ट चार्ज किया जाता है, ठीक है। द फैक्टर इज अ थर्ड पार्टी टू द कस्टमर हु मे नॉट फील कंफर्टेबल विल डीलिंग विथ इट। अगर हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर बेसिकली एक थर्ड पार्टी होता है कस्टमर के लिए जिससे वो कंफर्टेबल नहीं फील करती उससे डील करने में, ठीक है। दिस सोर्स इज एक्सपेंसिव, तो एक तरफ तो कह रहा है कि ये चीपर होता है और दूसरी तरफ कह रहा है कि ये एक्सपेंसिव होता है व्हेन द इनवॉइसेस आर न्यूमरस एंड स्मॉलर इन अमाउंट। अच्छा, जब हमारा अमाउंट जो है फंड का वो स्मॉलर होता है या छोटा अमाउंट या बिल होता है तो ये हमारे लिए एक एक्सपेंसिव सोर्स हो जाता है, ठीक है। चलिए अब लीज फाइनेंसिंग की बात करते हैं। लीज फाइनेंसिंग बेसिकली एक कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस होता है, ठीक है। लीज फाइनेंसिंग इज एन कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द ओनर ऑफ द एसेट्स who grants the other party the right to use the asset in return for a periodic payment and the other party who is the user of such assets, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एसेट्स है कोई और वो मैं किसी को एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट करके दे रही हूँ और उसके बाद जो है वो कुछ दिनों के लिए उसको इस्तेमाल करता है और उसका पीरियोडिक पेमेंट करता है, तो वही क्या कहलाती है, लीज फाइनेंसिंग कहलाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। द ओनर ऑफ द पार्टी इज नोन एज लीजर, तो जो पार्टी का ओनर होता है उसको लीजर बोलते हैं। एंड द यूजर ऑफ द एसेट्स, जो एसेट्स को यूज करता है अंडर सच एग्रीमेंट के थ्रू उसको हम लीजी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं लीजर हो जाऊंगी और जिसको मैंने एसेट्स प्रोवाइड की है कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे वो लीजी हो जाएगा, ठीक है। एंड द रेंटल पेड इज नोन एज लीजी रेंटल, लीज रेंटल, तो जो रेंटल पे किया जाता है, किराया पे किया जाता है एसेट्स को टेक ओवर करने का, उसे हम लीज रेंटल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं। इट एनेबल्स द लीजी टू एक्वायर द एसेट्स विद अ लोअर इन्वेस्टमेंट ओनली, तो सबसे बड़ा मेरिट इसका क्या है कि कुछ कम पैसे दे करके आप लोअर इन्वेस्टमेंट में एक एसेट्स को ले सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इट प्रोवाइड द फाइनेंस विदाउट डिल्यूटिंग द ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, ये एक तरह का फाइनेंस प्रोवाइड करता है हमको क्योंकि हम एसेट्स दूसरे की लेकर के उस पर काम कर रहे हैं और अपने लिए फाइनेंस जनरेट कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी ओनरशिप और कंट्रोल की जरूरत नहीं है बिजनेस में, ठीक है। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन मेक्स इट इजियर टू फाइनेंस एसेट्स, और एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए कुछ सिंपल डॉक्यूमेंट की ही जरूरत होती है, बाकी ज्यादा चीजों की जरूरत हमें नहीं होती, ठीक है। चलिए कुछ डीमेरिट्स देख लेते हैं। अ लीजी अरेंजमेंट में इम्पोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ एसेट्स, तो जो लीजी का अरेंजमेंट होता है वो कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस भी देता है एसेट्स को यूज करने का, कि भैया हम तुम्हें एसेट्स दे रहे हैं तो हमारे एग्रीमेंट में ये भी है कि आप मेरी एसेट्स को खराब नहीं करोगे, इसका इतना ज्यादा यूज नहीं करोगे, तो ये सब चीजें हैं जो डीमेरिट्स हो जाती हैं, ठीक है। द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में बी अफेक्टेड इन केस द लीज इज नॉट रिन्यूड, तो अगर लीज जो है रिन्यूड नहीं की जाती, फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए मैंने आपको एसेट्स दिया है अपनी कि आप उस पर अपना काम करिए और 1 साल बाद आप उसको रिन्यू नहीं करते तो आपकी एसेट्स तो मैं अपनी ले लूंगी और आपका जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन है वो रुक जाएगा क्योंकि वो उसी एसेट्स पे डिपेंड था, ठीक है, उसी मशीन पे डिपेंड था, तो ये इसकी डीमेरिट हो गई। लास्ट है द लीजी नेवर बिकम्स द ओनर ऑफ द एसेट इन स्पाइट ऑफ पेइंग हैवी लीज रेंटल, तो एक लीजी जितना भी चाहे किराया दे दे तब भी वो उसका ओनर नहीं कहलाएगा एसेट्स का, क्योंकि एसेट्स तो मेरी थी तो वो उसका ओनर कैसे कहलाएगा, ठीक है, उसको तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे दिया है, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट टर्म है हमारा पब्लिक डिपॉजिट्स, द डिपॉजिट्स दैट आर रेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसा डिपॉजिट जो एक ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली पब्लिक से ले रही है वही क्या कहलाता है, पब्लिक डिपॉजिट कहलाता है, ठीक है। रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स आर यूजुअली हायर देन दैट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स, तो अगर हम बैंक से डिपॉजिट लेते हैं तो उसमें रेट उतना ज्यादा नहीं मिलता जितना हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है पब्लिक डिपॉजिट से जब हम पब्लिक से कोई डिपॉजिट लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, इसको आरबीआई के थ्रू रेगुलेट किया जाता है एंड कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, और इसमें 25% से ज्यादा शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एक्सीड नहीं किए जा सकते, ठीक है। चलिए इसकी मेरिट्स देख लेते हैं। द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग पब्लिक डिपॉजिट इज सिंपलर देन शेयर एंड डिवेंचर,
तो पब्लिक से डिपॉजिट लेने का जो प्रोसीजर है वो ज्यादा सिंपल है एज कंपेयर टू शेयर और डिवेंचर, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशन देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज जनरली लोअर। तो पब्लिक डिपॉजिट जो होते हैं उसकी कॉस्ट जनरली लोअर होती है देन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी जब हम पब्लिक से कोई डिपॉजिट ले रहे हैं तो उसकी कॉस्ट लोअर होगी एज कंपेयर टू बोरो कर रहे हैं हम कहीं से, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। चलिए अब इसकी कुछ डिमेरिट्स देख लेते हैं। न्यू कंपनीज जनरली फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज फंड्स थ्रू पब्लिक डिपॉजिट्स। तो जो नई कंपनियां होती हैं वो जनरली फंड्स नहीं रेज कर पाती पब्लिक डिपॉजिट से, क्योंकि अभी वो नई नई कंपनी है उनकी, उनको कोई पब्लिक डिपॉजिट क्यों देगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इट इज एन अनरिलायबल सोर्स। ये एक अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है एज द पब्लिक में नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन द कंपनी नीड्स मनी। क्योंकि हर समय पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं करेगी जब कंपनी को मनी की जरूरत है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर आपका काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉमर्शियल पेपर इज अ मनी मार्केट सिक्योरिटी। ये एक मनी मार्केट सिक्योरिटी होती है। सबसे पहली बात कि कॉमर्शियल पेपर हमारी एक मनी मार्केट सिक्योरिटी होती है, इशूड इन द कॉमर्शियल पेपर मार्केट, और इसको कॉमर्शियल पेपर मार्केट में इशू किया जाता है बाय लार्ज कॉर्पोरेशन टू ऑब्टेन फंड्स। वो भी बड़ी कॉर्पोरेशंस के थ्रू फंड्स को ऑब्टेन करने के लिए, टू मीट शॉर्ट टर्म डेब्ट्स ऑब्लिगेशन एंड इज बैक्ड ओनली बाय इशूइंग बैंक और कंपनी प्रॉमिस टू से टू पे द फेस अमाउंट ऑन द मैच्योरिटी डेट स्पेसिफाइड ऑन द नोट। वो भी शॉर्ट टर्म डेब्ट को की ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। कॉमर्शियल पेपर्स आर यूजुअली इशूड एट अ हाई वैल्यू। तो नॉर्मली जो कॉमर्शियल पेपर्स हैं उनको हाई वैल्यू पे इशू किया जाता है, और कॉमर्शियल पेपर्स हमारे मनी मार्केट सिक्योरिटीज होते हैं, ठीक है। इट इज अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, और ये एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट, और इसको प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किया जाता है, ठीक है। ये एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है और इसको प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किया जाता है हमारे कॉमर्शियल पेपर को, एंड ट्रांसफरेबल, और इसको ट्रांसफरेबल किया जाता है प्राइमरी डीलर्स के थ्रू एंड द ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, ठीक है। तो इसको कैसे ट्रांसफरेबल होता है, ये प्राइमरी डीलर्स के थ्रू ट्रांसफरेबल होता है या फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ट्रांसफरेबल होता है ये, ठीक है। चलिए अब इसकी कुछ मेरिट्स देख लेते हैं। एज इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट इट हैज हाई लिक्विडिटी। क्योंकि इसको फ्रीली ट्रांसफर किया जा सकता है इसलिए ये इसकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मोर फंड्स कंपेयर टू अदर सोर्सेस। ये ज्यादा फंड प्रोवाइड करती है एज कंपेयर टू अदर सोर्सेस, क्योंकि ये थोड़ा ह्यूज अमाउंट होता है, ठीक है। ए कॉमर्शियल पेपर प्रोवाइड्स अ कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ फंड। ये हमें कॉन्टिन्यूअस यानी कि रेगुलर सोर्स ऑफ फंड्स प्रोवाइड करता है। दिस इज बिकॉज देयर मैच्योरिटी कैन बी टेलर्ड टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इशूइंग फर्म। क्योंकि इसकी जो मैच्योरिटी होती है वो सूट करती है इशूइंग फर्म के रिक्वायरमेंट्स के साथ, ठीक है। चलिए अब इसकी कुछ डिमेरिट्स देख लेते हैं। द साइज ऑफ मनी दैट कैन बी रेज थ्रू कॉमर्शियल पेपर इज लिमिटेड। तो जो मनी का साइज है जो हम कॉमर्शियल पेपर के थ्रू रेज करते हैं वो थोड़ा लिमिटेड होता है। एक्सेस लिक्विडिटी अवेलेबल विद द सप्लायर्स ऑफ फंड्स एट अ पार्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो जो लिक्विडिटी अवेलेबल है हमारी उससे लिमिटेड होता है ये थोड़ा सा फंड्स को सप्लाई करने के लिए पार्टिकुलर टाइम के लिए। ओनली फाइनेंशियली साउंड एंड हाईली रेटेड फर्म्स कैन रेज मनी थ्रू कॉमर्शियल पेपर्स। केवल फाइनेंशियली जो साउंड है और हाईली रेटेड फर्म्स है केवल वही कॉमर्शियल पेपर को रेज कर सकती है, क्योंकि ये एक ह्यूज अमाउंट होता है, ठीक है। छोटी मोटी फर्म्स इसको रेज नहीं कर सकती, तो ये भी एक लिमिटेशन है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इशू ऑफ शेयर्स। तो इस शेयर्स की बात करते हैं। शेयर्स हमारे क्या होते हैं, कैपिटल का जो कुछ पार्ट होता है वही क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल। तो जो हम कैपिटल ऑब्टेन करते हैं या पाते हैं शेयर को इशू करके वही क्या कहलाती है, शेयर कैपिटल कहलाती है, ठीक है। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। तो जो कंपनी की कैपिटल है उसको हम स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं और उसी हर यूनिट को हम शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। ईच शेयर हैज इट्स ओन नॉमिनल वैल्यू। हर शेयर की एक अलग नॉमिनल वैल्यू होती है। द पर्सन होल्डिंग द शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर। और ऐसा पर्सन जो शेयर को होल्ड करता है वही क्या कहलाता है, शेयर होल्डर कहलाता है। मीन्स जो कैपिटल होती है हमारी कंपनी के, जब हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड करते हैं तो वो शेयर्स कहलाते हैं, और उन शेयर्स को जो होल्ड करता है वही शेयर होल्डर कहलाता है, ठीक है।
और हर एक शेयर की अपनी एक अलग नॉमिनल वैल्यू होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर नॉर्मली इशूड बाय अ कंपनी। तो अगर हम टाइप्स ऑफ शेयर की बात करें तो कंपनी नॉर्मली दो तरह के शेयर्स इशू करती है, ठीक है। एक आपका डेब्ट इक्विटी शेयर्स और एक आपका प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। द मनी रेज्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर इज कॉल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ऐसी मनी जो कि इक्विटी शेयर्स के थ्रू इशू की गई है उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं, और ऐसी मनी जो रेज की गई है प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके उसे हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ शेयर्स की बात करें तो दो तरह के शेयर्स कंपनी इशू करती है, या तो वो इक्विटी शेयर्स होंगे या तो वो प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। ये भी कई तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इनमें मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स की बात करें हम, इक्विटी शेयर्स की बात करें तो इक्विटी शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू लोअर होती है और प्रेफरेंस शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू हायर होती है। डिविडेंड वेरीज अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग डिविडेंड वेरी करता है। रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है प्रेफरेंस शेयर्स के केस में। नो राइट फॉर एरियर्स ऑफ डिविडेंड, इनको कोई राइट नहीं होता डिविडेंड्स के एरियर का। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स गेट एरियर्स, लेकिन जो इसमें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के एक टाइप होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो उनको एरियर्स का राइट होता है। आगे देखते हैं, नो प्रायोरिटी इन डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर्स में कोई प्रायोरिटी नहीं होती डिविडेंड की और ना ही कैपिटल रीपेमेंट करने की, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो उनकी डिविडेंड की प्रायोरिटी होती है। हमारी कंपनी को भले लॉस ही क्यों ना हुआ लेकिन हमें प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को डिविडेंड देना ही होता है, ठीक है। प्रायोरिटी इन डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कैन नॉट बी रिडीम। इक्विटी शेयर्स को हम रिडीम नहीं कर सकते लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम कर सकते हैं। और इक्विटी शेयर्स में रिस्क ज्यादा होता है लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में रिस्क लोअर होता है, क्योंकि डिविडेंड तो इनका फिक्स होता है तो रिस्क इसलिए होता ही नहीं है। वाइडर वोटिंग राइट होता है इक्विटी शेयर्स में और इसमें लिमिटेड वोटिंग राइट्स होता है। आगे देख लेते हैं, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स में कंट्रोल होता है मैनेजमेंट का, जबकि इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता मैनेजमेंट का। ये हाईली स्पेकुलेटिव होता है, ये लेस स्पेकुलेटिव होता है। रेडी टू टेक रिस्क, ये रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है हमेशा और ज्यादा डिविडेंड लेता है, और ये रिस्क नहीं लेता है और इसका एक फिक्स डिविडेंड होता है, ठीक है। चलिए अब लास्ट टर्म आज के सेशन का देख लेते हैं जो कि डिवेंचर्स, ठीक है। तो डिवेंचर्स हमारे एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हम लॉन्ग टर्म डेप्थ लेने के लिए कैपिटल के यूज करते हैं, ठीक है। द डिवेंचर्स इशूड बाय अ कंपनी इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट द कंपनी हैज बोरोड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। तो डिवेंचर जो इशू करती है कंपनी वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बोरो करती है विच इट प्रोमिसेस टू रिपे एट अ फ्यूचर डेट, और वो प्रॉमिस करती है कि ये मनी वो फ्यूचर डेट में रिटर्न कर देगी, ठीक है। डिवेंचर होल्डर्स आर देयरफॉर टर्म्ड एज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तो डिवेंचर होल्डर्स की बात करें तो डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के लिए एज अ क्रेडिटर होते हैं, क्योंकि डिवेंचर उनसे ले रही है कंपनी और उनको फ्यूचर में उसको पेमेंट करना होता है, इसलिए वो क्रेडिटर होते हैं कंपनी के लिए। चलिए अब टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स हमारे सिक्योर्ड डिवेंचर्स होते हैं, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स होते हैं, रिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं, इरिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स होते हैं, बियरर डिवेंचर्स होते हैं। तो ये जो टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स है इनका मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, आप देख लीजिएगा चैनल पे जाके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेरिट्स क्या है डिवेंचर्स की। इट इज प्रेफर्ड बाय इन्वेस्टर्स हु वांट फिक्स्ड इनकम एट लेजर रिस्क। तो ये ऐसे लोगों के द्वारा प्रेफर किया जाता है, ऐसे इन्वेस्टर्स के द्वारा प्रेफर किया जाता है जिनको फिक्स्ड इनकम चाहिए और कम रिस्क चाहिए, ठीक है। एज डिवेंचर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स। तो डिवेंचर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता शेयर होल्डर्स की तरह। फाइनेंसिंग थ्रू डिवेंचर्स डज नॉट डिल्यूट कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन मैनेजमेंट। तो जैसा कि हमें पता है कि डिवेंचर्स कोई वोटिंग राइट्स नहीं कैरी करते, जस्ट लाइक शेयर्स। फाइनेंसिंग थ्रू डिवेंचर्स डज नॉट डिल्यूट कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन मैनेजमेंट। तो अगर हम डिवेंचर्स को फाइनेंस करते हैं तो हमारा मैनेजमेंट में कोई शेयर मतलब कोई इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हम, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, फाइनेंसिंग थ्रू डिवेंचर्स इज लेस कॉस्टली। अगर हम डिवेंचर्स के थ्रू फाइनेंस करते हैं तो वो लेस कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू द कॉस्ट प्रेफरेंस और इक्विटी कैपिटल। अगर हम प्रेफरेंस या इक्विटी कैपिटल से लेते हैं, ठीक है। डिवेंचर्स आर फिक्स चार्ज फंड्स, ये एक तरह के फिक्स चार्ज फंड्स होते हैं और डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते।
चलिए अब इसकी डिमेरिट्स देख लेते हैं। ईच कंपनी हैज सर्टेन बोरोइंग कैपेसिटी। तो जैसा कि हमें पता है कि हर एक कंपनी की अलग अलग बोरोइंग कैपेसिटी होती है। तो जब हम डिवेंचर्स इशू करते हैं तो जो कैपेसिटी होती है कंपनी की बोरो करने की फंड्स को, वो रिड्यूस हो जाती है। डिवेंचर होल्डर्स आर नॉट अलाउड टू वोट और शेयर इन प्रॉफिट्स। डिवेंचर होल्डर्स को कोई राइट नहीं होता कि वो वोट दे सके या फिर प्रॉफिट का शेयर ले सके, ठीक है, क्योंकि वो एज अ ओनर नहीं होते शेयर होल्डर्स की तरीके से। कॉमर्शियल बैंक, तो कॉमर्शियल बैंक, इसके नाम से इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी बैंक जो कॉमर्शियल है, जहाँ पे हम अपने पैसे विड्रॉ करते हैं, जहाँ से हम अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं, जहाँ से हम लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, ठीक है, लोन्स या एडवांसेस लेते हैं, वो बैंक हमारी क्या कहलाती है? कॉमर्शियल बैंक कहलाती है। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, लोन या एडवांसेस प्रोवाइड करना या फिर क्रेडिट क्रिएशन करना। और अगर हम सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो ये एज एन एजेंट एक्ट करती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग करती है और हमें लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक्स हमारी कई तरह की होती है। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो कॉमर्शियल बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है लोन्स के रिगार्डिंग, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स के रिगार्डिंग, सेविंग बैंक्स अकाउंट और बैंक ओवरड्राफ्ट्स के लिए, ठीक है। तो हम अपने बैलेंस को जहाँ पे डिपॉजिट करते हैं जिस बैंक में, वो कॉमर्शियल बैंक ही होती है, ठीक है। जहाँ से हम अपने अकाउंट को विड्रॉ करते हैं, अपने कैश को विड्रॉ करते हैं या फिर लोन्स या एडवांसेस लेते हैं, ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं, तो वो सब हमें कॉमर्शियल बैंक ही प्रोवाइड करती है, ठीक है। दीज इंस्टीट्यूशंस मेक मनी बाय लेंडिंग लोन्स टू इंडिविजुअल्स एंड अर्निंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये इंस्टीट्यूशन मनी कैसे इकट्ठा करती है या पैसे कैसे अर्न करती है? ये लोन्स दे करके, इंडिविजुअल्स को, पर्सन्स को लोन्स प्रोवाइड करके और उनसे उसके बदले इंटरेस्ट चार्ज करके इनकी अर्निंग होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मेरिट्स इसकी देखते हैं। तो अगर हम मेरिट्स की बात करें तो इट मेंटेन्स द सीक्रेसी ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे बिजनेस इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी बाय प्रोवाइडिंग फंड्स। ये हमें फंड्स प्रोवाइड करती है जब हमारे बिजनेस को जरूरत हो, और बैंक्स प्रोवाइड टाइमली असिस्टेंस ऑफ देम। और ये हमें बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है टाइमली। आगे देखते हैं नेक्स्ट फीचर क्या है इसका। इट इज एन ईजियर सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये हमारे लिए एक आसान सा सोर्स ऑफ फाइनेंस है क्योंकि हम इजिली यहाँ से लोन ले सकते हैं, बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेलिटीज लाइक द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अंडर राइटिंग। इसमें एक्सक्यूज मी, इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं लगती, ठीक है, बहुत ज्यादा पेपर वर्क हमें नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज अ फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये हमारे लिए एक फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। ये हमें लोन प्रोवाइड करती है और ये हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को, या जो हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको ये इजिली प्रोवाइड करती है हमें फंड्स, ठीक है। चलिए अब इसकी कुछ डिमेरिट्स देख लेते हैं, क्योंकि मेरिट्स है तो डिमेरिट्स भी होगी। बैंक इम्पोसेस स्ट्रिंजेंट टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिल ग्रांटिंग लोन्स। तो ये हमने मेरिट्स में देखा कि जो है हमें इजिली लोन्स प्रोवाइड करती है। तो अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो ये हमें बहुत सी बैंक की टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, वो अगर हम फॉलो करते हैं तभी वो हमें लोन प्रोवाइड करती है, अदरवाइज लोन नहीं देती है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। नेक्स्ट है हमारा, द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक आर फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सटेंड और रिन्यू द टेन्योर। तो जो हमें फंड्स प्रोवाइड करती है बैंक, वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए करती है। तो अगर हमें इसका टाइम बढ़वाना है तो काफी हमें रिन्यू करवाना पड़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेरिट डिमेरिट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग फंड्स थ्रू दिस सोर्स इज स्लाइटली डिफिकल्ट। तो ये जो प्रोसीजर इनका होता है, प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है जिससे हमें फंड्स इनसे मिलता है बैंकों से, वो काफी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। हमें बहुत से पेपर वर्क करने पड़ते हैं तब जाकर के हमें फंड मिलता है, आसानी से नहीं मिलता, और वो भी कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए ही हमें फंड्स प्रोवाइड करती है कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक इन वेरियस फॉर्म्स आर जनरली ट्रैक्ड बाय सिक्योरिटी और गारंटी। तो बहुत सी सिक्योरिटीज या गारंटी हमें देनी पड़ती है फंड्स लेने के लिए बैंक से, ठीक है। बिना गारंटी के कोई भी बैंक हमें फंड या लोन नहीं प्रोवाइड करती है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ऐसी इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस से जुड़ी हुई है वही क्या कहलाती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाती है। द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द कंट्री टू प्रोवाइड बिजनेस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
तो गवर्नमेंट ने बहुत सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया है हमारी कंट्री में, जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करती है बिजनेस के लिए, ठीक है। दीज इंस्टीट्यूशंस आर एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस है फाइनेंशियल, इनको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दे प्रोवाइड बोथ ओन्ड कैपिटल एंड लोन कैपिटल फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स एंड सप्लीमेंट द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एजेंसीज लाइक कॉमर्शियल बैंक्स। तो ये हमें जो है ओन्ड कैपिटल भी प्रोवाइड करती है और लोन के तौर पे भी कैपिटल प्रोवाइड करती है, वो भी लॉन्ग और मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसकी मेरिट्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस विच आर नॉट प्रोवाइडेड बाय कॉमर्शियल बैंक। तो जो कॉमर्शियल बैंक हमें केवल शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती थी, फंड्स प्रोवाइड करती थी, लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ये हमें मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्रीजेस द गुडविल ऑफ द बोरोइंग कंपनी इन द कैपिटल मार्केट। तो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और हमें लोन चाहिए और हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, तो ये हमारी मार्केट में गुडविल को भी इंक्रीज करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट मेरिट है इसकी, द फंड्स आर मेड अवेलेबल इवन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन व्हेन अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर नॉट अवेलेबल। तो ऐसी कंडीशन जब हमें कोई और सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं मिल पा रहा है कहीं से, उस कंडीशन में भी ये फंड्स हमें प्रोवाइड करती है जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। चलिए कुछ डीमेरिट्स भी होंगी, मेरिट्स है तो ये भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉलो रिजिड क्राइटेरिया फॉर ग्रांट्स ऑफ लोन। तो इनका जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा रिजिड है, डिफिकल्ट है, ठीक है, लोन प्रोवाइड करने का। टू मैनी फॉर्मेलिटीज मेक द प्रोसीजर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। यहाँ से लोन लेने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को हमें फुलफिल करना पड़ता है और बहुत लंबा प्रोसीजर है जिसमें काफी टाइम भी लग जाता है और ये एक्सपेंसिव भी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हैव देयर नॉमिनीज ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स of the borrowing company thereby restricting the powers of the company। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करती है, जो नॉमिनीज होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, जो कंपनी बोरो कर रही है, उनको काफी, उनके पावर्स को काफी रेस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये हमारा 11th टॉपिक रहेगा सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का। तो नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग फ्रॉम इंटरनेशनल, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री से अगर हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कहलाएगी। इन एडिशन टू द सोर्सेज डिस्कस्ड अबव देयर आर वेरियस एवेन्यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू रेज फंड्स इंटरनेशनली। तो हम जब बाहर से फंड रेज करते हैं दूसरी कंट्री से, तो वही इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कहलाती है। वेरियस इंटरनेशनल सोर्सेज फ्रॉम वेयर फंड्स में बी जनरेटेड। तो बहुत सी इंटरनेशनल सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल कॉमर्शियल बैंक्स है, इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स है, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट है जहां से हम फंड रेज करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीव्स, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं GDRs, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये एक तरह का डिपॉजिटरी रिसीव्ड होता है जो कि इशू किया जाता है डिपॉजिटरी बैंक के द्वारा, जो कि शेयर्स परचेज करती है फॉरेन कंपनी से। तो एक ऐसी डिपॉजिटरी बैंक जो फॉरेन कंपनी से शेयर्स परचेज करती है, उसके द्वारा ये डिपॉजिटरी रिसीप्ट इशू किया जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स, ठीक है। ये GDR इज अ फॉरेन करेंसी, ये हमारे लिए फॉरेन करेंसी है क्योंकि इसके नाम के आगे लिखा है ग्लोबल, तो ये सीधी सी बात है फॉरेन करेंसी होगी, ठीक है। डिनोमिनेटेड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे लिए एक फॉरेन करेंसी है, वो भी एक डिनोमिनेटेड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इन द इंडियन कंटेक्स्ट, तो अगर हम इंडिया की तरफ से देखें तो ये GDR इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसको इशू करती है इंडिया कंपनी टू रेज फंड्स इन सम फॉरेन करेंसीज। जो कि इंडिया कंपनी इशू करती है वो भी फंड्स रेज करने के लिए फॉरेन करेंसी से। मतलब अगर हमको फॉरेन करेंसी से फंड रेज करना है तो हम इंडियन कंपनी से जो है GDR का इंस्ट्रूमेंट इशू करवाएंगे, ठीक है। एंड इज लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन अ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, और इसको लिस्ट और ट्रेड किया जाता है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, क्योंकि हम फॉरेन करेंसी ले रहे हैं तो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में इसको लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ए होल्डर ऑफ अ GDR कैन एट एनी टाइम कन्वर्ट इट इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स इट रिप्रेजेंट्स। तो जो GDR का होल्डर होता है उसको नंबर ऑफ शेयर्स में कभी भी कन्वर्ट किया जा सकता है किसी भी टाइम पे, ठीक है। The holders of GDRs do not carry any voting rights but only dividends and capital appreciation।
जो होल्डर्स होते हैं जीडीआर के, जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं तो उनको वोटिंग राइट्स होता है, लेकिन जो जीडीआर के शेयर होल्डर्स होते हैं इनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता ना वो, ठीक है। और ना ही ये कोई डिविडेंड, कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता, लेकिन ये डिविडेंड और कैपिटल अप्रिसिएशन लेते हैं, ठीक है। मैनी इंडियन कंपनीज सच एज इन्फोसिस, रिलायंस, विप्रो, आईसीआईसीआई हैव रेज्ड मनी थ्रू इशू ऑफ जीडीआर्स। तो ये जो हमारी बहुत सी कंपनियां जैसे कि रिलायंस हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, आईसीआईसीआई हो गई, ये जो है जीडीआर के थ्रू फंड रेज करती हैं फॉरेन करेंसीज, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, जिसको हम बोलते हैं एडीआर। अब ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट है, यानी इसको जो है अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, ना कि इंडियन गवर्नमेंट की, ठीक है। द डिपॉजिटरी रिसीप्ट इशूड बाय अ कंपनी इन द यूएसए आर नोन एज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट या रिसीप्ट जो कि यूएसए द्वारा इशू किए जाते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ठीक है। तो जो हमारे एडीआर्स होते हैं वो बॉट और सोल्ड अमेरिकन मार्केट में ही परचेज और सोल्ड किए जाते हैं लाइक रेगुलर स्टॉक्स, ठीक है। इट इज सिमिलर टू अ जीडीआर, ये जीडीआर की तरह होता है, बस इसको इशू जो है अमेरिकन सिटीजन्स के लिए किया जाता है और अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और इसको लिस्टेड किया जाता है यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में ना लिस्ट करके इसको यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाता है। चलिए, तो हमने पढ़ा जीडीआर जिसको कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, और दूसरा पढ़ा हमने एडीआर जिसको कहते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। तो एक अमेरिका द्वारा इशू किया जाता है और एक इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, लेकिन दोनों का यूज फॉरेन करेंसीज के लिए ही होता है। अब तीसरा है हमारा इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ठीक है। तो अब ये इंडिया की डिपॉजिटरी रिसीप्ट है, ठीक है। एन इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको डिनोमिनेट किया जाता है इंडियन रुपीज में इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीप्ट। तो यहाँ पे हम इंडियन रुपीज की बात कर रहे हैं। अभी जो दोनों थे उसमें एक यूएसए का था और दूसरा फॉरेन कंट्री का था, लेकिन अब हम इंडिया की रिसीप्ट डिपॉजिटरी की बात कर रहे हैं। इट इज क्रिएटेड बाय एन इंडियन डिपॉजिटरी टू एनेबल अ फॉरेन कंपनी टू रेज फंड्स फ्रॉम द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट। तो जब किसी फॉरेन कंट्री को हमारे यहाँ से फंड रेज करना है, हमारी सिक्योरिटीज को लेना है, तब वो आईडीआर इशू करवाती है, ठीक है। लेकिन जब हमको किसी और कंट्री से लेना है तब हम जीडीआर इशू करवाते हैं, ठीक है। द आईडीआर इज अ स्पेसिफिक इंडियन वर्जन ऑफ द सिमिलर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी वाज द फर्स्ट कंपनी, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी थी वो सबसे पहली कंपनी थी जिसने इशू किया था इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में, वो भी जून 2010 में, ठीक है। तो हमने तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तीनों को अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एफसीसीबी, जो कि है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो अभी ये हमारी फॉरेन करेंसी को बॉन्ड्स में कन्वर्ट करती है, ठीक है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर इक्विटी लिंक्ड डेब्ट सिक्योरिटीज that are to be converted into equity or depository receipts after a specific period। तो इनको हम इक्विटी या डिपॉजिटरी रिसीप्ट में कन्वर्ट करते हैं कुछ पीरियड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। Thus a holder of FCCB has the option of either converting them into equity shares at a predetermined price or exchange rate or retaining the bonds, ठीक है। तो इनको हम इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम इनको प्राइस में प्रीडिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर एक्सचेंज रेट कर सकते हैं, ठीक है। The FCCBs are issued in a foreign currency and carry a fixed interest rate। ये फॉरेन करेंसी में इशू किया जाता है और एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है इसका, जो कि लोअर होता है देन द रेट ऑफ एनी अदर सिमिलर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट। तो जो हमारे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके रेट से जो है ये लोअर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ द सोर्सेज ऑफ फंड्स। तो अब जब हमने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स पढ़ लिए, करीब 11 या 12 सोर्सेज ऑफ फंड है बिजनेस की, जो कि हम पढ़ चुके हैं इस वीडियो में, ठीक है, सॉरी इस चैप्टर में। तो अब हम आज पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स को, ठीक है। तो चलिए इसमें सबसे पहला जो फैक्टर्स है वो है हमारा कॉस्ट, ठीक है। ये कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि हम जो भी लोन या फंड रेज कर रहे हैं उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, हमें कितना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। हमें ये भी देखना होता है कि हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, हम जो ऑपरेशंस कर रहे हैं अपने बिजनेस में उसकी क्या स्टेबिलिटी है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा बिजनेस बंद होने वाला है और हम चल रहे हैं लोन लेने, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंड लीगल स्टेटस। ये भी मैटर करता है कि हमारा बिजनेस किस टाइप का है, सिंगल एंटिटी बिजनेस है कि पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है, कि हमारी कंपनी है और उसका क्या लीगल स्टेटस है। दूसरा है हमारा पर्पस एंड टाइम पीरियड। तो पर्पस और टाइम पीरियड भी मैटर करता है कि हम जिस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं ऐसा कोई पर्पस है भी हमारे पास कि नहीं, और क्या टाइम पीरियड है, कितने टाइम के लिए हमको ये अमाउंट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिस्क प्रोफाइल। हमारी रिस्क प्रोफाइल कैसी है, रिस्क तो ज्यादा नहीं है, हम जहां से लोन ले रहे हैं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो है वो बिजनेस ही पूरा हैक कर लेगा, पूरा बिजनेस ही हमारा ले लेगा, ओनर बन जाएगा हमारे बिजनेस का, ठीक है, अगर हम लोन नहीं पे कर पाएंगे तो काफी रिस्क भी हमको देखना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल फैक्टर कैसा है, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑन क्रेडिट वर्थीनेस, हमारी क्रेडिट वर्थीनेस कैसी है ये भी इफेक्ट करता है अगर हम कहीं से लोन लेने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज। हम फ्लेक्सिबिलिटी भी देखते हैं लोन लेते वक्त कि वो लोन जो दे रहा है वो फ्लेक्सिबल है कि नहीं। और लास्ट है हमारा टैक्स बेनिफिट। हमें टैक्स बेनिफिट भी देखना होता है कि ऐसा तो नहीं हम जहाँ से लोन ले रहे हैं जितना लोन ले रहे हैं उससे ज्यादा हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं जब हम सोर्स ऑफ फंड की चॉइस करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए ताकि ऐसे बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है कोई कोर्स लेने के ऑनलाइन, वो आसानी से फ्री में पढ़ सके सिर्फ नेट का यूज करके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।